दोस्तों आज है 15 सितंबर 2022 और 15 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिरसर जीएस वाले में। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसे कल के वीडियो में चर्चा किया था कि हमारा जो ऑफलाइन संस्थान है उस संस्थान का नाम है संकल्प ट्यूटोरियल्स, जिसकी दो शाखाएं चलती है, एक चलती है जलालपुर में और एक चलती है पराऊगंज में। चलिए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपने अंदर जुनून की आग जला लेते हैं। जैसा कि हम रोजाना एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं, आज भी बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। तो दोस्तों वो मोटिवेशनल लाइन क्या है कि सुबह की शुरुआत हो गई है यारों, अपने कीमती वक्त को संभालो और आज तुम्हें क्या क्या करना है उसकी अभी से एक लिस्ट बना लो। तो मेरे प्यारे मित्रों लिस्ट आप लोग भी बना लीजिए, मैं प्रश्नों का लिस्ट बना के तैयार हूँ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। है पहला प्रश्न क्या कह रहा है भैया कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दास्ता के शिकार हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों इसका सही उत्तर है 5 करोड़। आधुनिक दास्ता के शिकार कितने लोग हैं भैया? 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं पूरे दुनिया में। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आधुनिक दास्ता के शिकार हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र इस जैसे देशों में ज़बरदस्ती विवाह और ज़बरदस्ती श्रम का खतरा बढ़ गया है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और जो आधुनिक दास्तां है भैया इसका अर्थ क्या है? आधुनिक दास्तां का अर्थ है गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर ज़बरदस्ती श्रम की भी बात आ रही है। अभी ज़बरदस्ती श्रम यानी कि बात करेंगे आईएलओ की। आईएलओ से पहले बात कर लेते हैं हम लोग यूएनओ की। यूएनओ भैया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह क्या करता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूएनओ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क नगर में, यानी कि यूएसए के न्यूयॉर्क में है। इसके कुल सदस्य देश है वर्तमान में 193। इसका उद्देश्य भैया अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करना है। यानी पहले इसके नीचे वाली लाइन पढ़ लेते हैं कि इसका स्थापना कब क्यों किया गया था या फिर कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश जीते थे वो देश मिल करके एक संगठन का निर्माण करते हैं यूएनओ का, और ये निर्धारित करते हैं कि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना ना हो, इस वजह से इस संगठन का निर्माण करते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों अगला पॉइंट है यूएनओ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। उसके नाम है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद भैया उसके कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। आगे है यूएनओ की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। और यूएनओ की भाषाओं में 6 भाषाओं को शामिल किया गया है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और अगर मैं बात करूं कि यूएनओ के जो महासचिव हैं वो कौन है भैया? महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों अब हम लोग बात कर लेते हैं आईएलओ के बारे में। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी नाम है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इसकी स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें कुल सदस्य देश है 187। इसका उद्देश्य क्या भैया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखना। चूँकि पूरे विश्व में ज़बरदस्ती श्रम करवाया जा रहा है तो इसका कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ को रोके। और इसका मुख्य कार्य क्या है? आगे लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या करता भैया? नियम बनाता है। आईएलओ को विश्व शांति के लिए 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया भैया? सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से। आगे किसी दिन चर्चा कर देंगे भैया नोबेल पुरस्कार के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न भैया कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों 14 सितंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। जरा से इसके बारे में जानते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है भैया? 14 सितंबर 1953 से मनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये क्यों मनाया जाता है, तो भैया 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को, कब भैया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को अपनाया गया था। इस वजह से हम लोग 14 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये सिर्फ भारत में मनाते हैं। अगर बात करेंगे कि विश्व स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, विश्व स्तर पर हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, जो हिंदी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में भैया? देवनागरी लिपि में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है भैया कि कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? इसकी चर्चा करते हैं भैया। इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। कौन सा भैया? HDFC बैंक। आगे चर्चा करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ क्या जानकारियां हैं मेरे प्यारे मित्रों। HDFC बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी द्वारा बैंक गारंटी से जुड़े भौतिक दस्तावेज समाप्त होंगे और इसे लाभार्थियों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो कागज पत्र वाली काम है, अब उसको समाप्त करके उस चीज़ को कैसा कर दिया जाएगा? डिजिटल कर दिया जाएगा। और यह करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा भैया? भारत का HDFC बैंक है। कौन सा भैया? HDFC बैंक है। बात कर लेते हैं HDFC की, बात कर लेते हैं भैया HDFC बैंक की। यह भारत का एक प्रमुख निजी बैंक है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आइए भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी या कौन सा शहर सर्विलांस सिटी बन गया है? सर्विलांस सिटी यानी कि पूरे शहर में डिजिटल तरीके से निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। तो भैया उत्तर प्रदेश का वह कौन सा सिटी है, वह कौन सा शहर है, वह कौन सा जिला है जो सर्विलांस सिटी बन गया है? तो भैया इसका सही उत्तर है नोएडा। इसका सही उत्तर क्या भैया? नोएडा। नोएडा भारत की उत्तर प्रदेश की पहली सर्विलांस सिटी बन गई है। आगे बात कर लेते हैं नोएडा की। मेरे प्यारे मित्रों, जरा सा आप लोग मैप में ध्यान दीजिएगा। ये जो लाल वाला चिन्ह है, ये है नोएडा। और नोएडा को अगर देखेंगे तो यह अपनी जो राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, यह दिल्ली से टच होती है। और अगर मैं बात करूँ नोएडा की, तो नोएडा जो है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जैसा कि हमने चर्चा किया है, नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में सम्मिलित है। यानी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। और भैया प्रश्न क्या था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सर्विलांस शहर बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर पहला सर्विलांस शहर बन गया है। आइए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बात हुआ है तो उत्तर प्रदेश के हम लोग क्या कर लेते हैं भैया? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैंने जो यूपी का मैप लगाया हुआ है, यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश से बनने वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से बनने वाले लगभग सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ये हमने ही बनाया है। यहाँ पर हमने चर्चा किया है अपने एक पुराने YouTube चैनल बीरायुष एकेडमी की, और उसी चैनल का नाम वीर सर GS वाले हमने कर दिया है। यहाँ पर मेरा नंबर भी है उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जिले के नैनी के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी है शामली, सबसे उत्तरी है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। यानी उत्तर प्रदेश भारत के कुल 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली से सीमा बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। इस प्रकार से ढेर सारी जानकारियां हैं जिसमें मैं महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पशु क्या है भैया? बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी सारस है। राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है भैया? अशोक है। राजकीय चिन्ह क्या है? मछली है। प्रथम महिला CM कौन भैया? सुचेता कृपलानी है।
उच्च न्यायालय कहाँ है भैया? यूपी का प्रयागराज है। यूपी की राजधानी क्या है भैया? लखनऊ है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, आपको इस यूपी के मैप से उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18 और जिला कितने हैं? 75। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट कितना है? 80। राज्यसभा सीट 31 है। प्रथम राज्यपाल कौन थी यहाँ की? सरोजिनी नायडू। भारत में शासन पद्धति कैसी है? द्विसदनात्मक है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात कितना है? 912 है मेरे प्यारे मित्रों। और उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? हिंदी है और उर्दू है। कौन कौन सी भैया? एक हिंदी है और एक उर्दू है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप इसको जूम कर करके पढ़ सकते हैं या फिर इसका सामान्य स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, पाँचवां प्रश्न पर। पाँचवां प्रश्न है कि पर्वत प्रहार निम्न में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था? पर्वत प्रहार, तो मेरे प्यारे मित्रों, यह आयोजित किया गया था भारतीय थल सेना के द्वारा। किसके द्वारा भैया? भारतीय थल सेना के द्वारा। बात कर लेते हैं पर्वत प्रहार के बारे में। जो पर्वत प्रहार अभ्यास है भैया, भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि 20 दिन तक चला था। यह LAC के क्षेत्र में चला था। कहाँ भैया? LAC लद्दाख वाले क्षेत्र में। बात करते हैं भारतीय थल सेना के बारे में। तो भारतीय थल सेना जो होता है भैया, इसकी स्थापना कब हुआ था? भारतीय थल सेना का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या भैया? सर्विस बिफोर सेल्फ, जिसे कहते हैं स्वपूर्व सेवा, यानी अपने से पहले हम क्या करेंगे? अपनी सेवा देंगे। ओके। वर्षगांठ कब मनाई जाती है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो 15 जनवरी का दिन आता है, उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। और बात करें कि थल सेना के जो अध्यक्ष है वो कौन भैया? जनरल मनोज पांडे है। कौन भैया? जनरल मनोज पांडे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रीवियस डे और इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में। यानी कुछ करंट अफेयर ऐसे लिए हैं जो कि वन लाइनर के रूप में है। जैसे पहला, हाल ही में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में प्रतिभाग किया है। इसकी मेजबानी किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा प्रश्न वन लाइनर के रूप में क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 17 सितंबर को एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इसे क्या नाम दिया गया है? रक्तदान अमृत महोत्सव। क्या नाम दिया गया भैया? रक्तदान अमृत महोत्सव। अगला वन लाइनर है, वन लाइनर करंट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने बम्बई उच्च न्यायालय में कितने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो कितने भैया? 6। बात करेंगे कि भैया यहाँ न्यायालय की बात हुआ है तो भारत में सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट कुल कितने हो चुके हैं भैया? हाई कोर्ट कुल 25 है। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। अगला है भैया, अगला तो वही है जो कल हमने रिपीट किया था, यहाँ पर वन लाइनर के रूप में लिख दिया ताकि आपको जो पीछे वाला करंट अफेयर है वह भी याद होता रहे और रिकैप होता रहे। अगला है कि भैया किसे भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था? किसे भैया? किसे किया जाएगा? किसे किया जाएगा? अभी मैंने कल चर्चा किया था, मुकुल रोहतगी को। किसको भैया? मुकुल रोहतगी को। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है 2023। छठा वन लाइनर है, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है भैया? हर दिन हर घर आयुर्वेद। सातवां वन लाइनर है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर भैया 17 सितंबर। यानी 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। अगला प्रश्न भैया कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। किसने भैया? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अब आपकी स्क्रीन पर भैया कल वाला प्रश्न जिसकी चर्चा हमने किया था, हमने कहा था कि भैया आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया था, बिल्कुल सही उत्तर दिया था भैया। प्रश्न था कि भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भैया भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। भैया संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों से मिलकर के क्या बनता है भैया? हमारा क्या बनता है? संसद बनता है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। और संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है।
तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपके लिए आज का जो प्रश्न है थोड़ा सा हो सकता है कि टिपिकल होने वाला है, कठिन होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग करके बताएंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न क्या है कि राष्ट्र का यानी भारत का प्रतिनिधित्व